हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो वर्दी लेके रहेंगे सीरीज का जो पेड कोर्सेज वाला आपका बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसी का आज टेस्ट नंबर हम 9 देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ दरोगा के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं होगा। जो लोग बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर बीएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं मेंस का, या फिर और भी कोई एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं जिसमें कि जीके जीएस पूछा जाता है, तो सभी में काफ़ी मदद करेगा। जीके जीएस तो जो है सारा एक ही पढ़ना होता है, इसीलिए बस इसका नाम एक आप दरोगा के नाम से जानते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है आपको हर जगह पे हेल्प करेगा। तो उससे संबंधित आपका सेट नंबर आज 8 होने वाला है। तो चलिए हम इसे देखते हैं, बाकी बातें जो होगी वो हम सेट के लास्ट में करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में असत्य विकल्प को चुने। असत्य विकल्प को चुने। उपाध्यक्ष नीति आयोग के सुमन बैरी, ये बिल्कुल करेक्ट है। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के डॉक्टर मनोज सोनी हैं, ये भी सत्य हैं। सीईओ नीति आयोग के परमेश्वर अय्यर हैं। तो जब ये क्वेश्चन था तब परमेश्वर अय्यर थे, इसीलिए ये कथन सत्य है। बट अभी आप याद रखिएगा कि अभी आपके हो जाएंगे वीवी सुब्रमण्यम, ठीक है, अभी वीवी सुब्रमण्यम है। तो उसके अकॉर्डिंग ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, तीनों सही है। और अध्यक्ष 22वें विधि आयोग के बलवीर सिंह चौहान, ये कथन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं। और 21वें थे ये बलवीर सिंह चौहान। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में खार्ची महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो खार्ची महोत्सव 2022 जो आयोजित किया गया है त्रिपुरा में। खार्ची महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा युद्धाभ्यास बहुपक्षीय नहीं है? तो बहुपक्षीय आपका नहीं है वो लामितीय जो 9 है, ये आपका कैसी बहुपक्षीय नहीं है। लामितीय 2022 का जो युद्धाभ्यास है भारत और सेशेल्स के बीच हुआ। किसके बीच? भारत और सेशेल्स के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो वो किया गया दक्षिण अफ्रीका में। 15वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में किया गया। 13वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 नई दिल्ली में हुआ था। 14वां 2022 जो है ये चीन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में तमला डायनासोर का अंडा मिला है? तो तमला डायनासोर का अंडा मिला है ये मध्य प्रदेश में। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में तमला डायनासोर का अंडा मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 दिया गया। तो रेंजर पुरस्कार 2022 ये असम को मिला है। किसको? असम को मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 असम के ओरांग नेशनल पार्क को दिया गया है। असम के ओरांग नेशनल पार्क को। 7 नंबर प्रश्न है कि रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। वहीं अगर हम अमिताभ कुमार की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम द ब्लू बुक है, द ब्लू बुक। दीपक चटर्जी की पुस्तक का नाम द मिलेनियल योगी है। और मिथिलेश तिवारी की पुस्तक का नाम उड़ान एक मजदूर बच्चे की है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प असत्य है? विश्व जल दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। चबहार दिवस 4 मार्च को मनाते हैं। ये गलत है आपका। जल दिवस के दिन ही बिहार दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च को याद होगा कि 22 मार्च को हम लोग एक मिनट, इसमें जो आपका गलत दे दिया, 1 मिनट। 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसमें जो हो जाएगा 22 मार्च वाला ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और जल दिवस के दिन ही हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। तो भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2070 तक का है। कब तक का? 2070 तक का रखा गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं मुंबई शहर में शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2050 तक का, मुंबई शहर में। और भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक है। ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य, ठीक है। और 2030 में याद रखिएगा कि 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब किसे मिला?
तो ये हर्षिका रामचंद्रन को दिया गया। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब हर्षिका रामचंद्रन ने जीता है। ठीक है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार साजन प्रकाश तैराकी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला में तो ये भी तैराकी ही है। और राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी पूछे तो सौरजीत खैर सबसे कम उम्र के हैं, और योगा आसन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पूजा पटेल हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश होशांगोंग 17 का सफल परीक्षण किया है? तो होशांगोंग 17 का सफल परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ, वही भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो है 2022 में पहला स्थान डेनमार्क का है, और भारत का स्थान की अगर हम बात करें तो भारत को मिला है 180वां स्थान, लास्ट 180 में 180। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं युवराज सिंह। कौन है? युवराज सिंह। वहीं नवी टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। नवी टेक्नोलॉजी का बोरोप्लस क्रीम के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अक्षय कुमार हैं, और स्केचर्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन हैं। नेक्स्ट है कि 100% हर घर जल घोषित राज्य है। तो 100% हर घर जल घोषित राज्य गोवा है। कौन है? गोवा हो जाएगा ना इसका आंसर। गोवा और गुजरात कौन सा होगा? एक मिनट चेक कर लेती हूँ, मुझे कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। हाँ, गोवा ही है, करेक्ट आंसर गोवा ही हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन, गोवा कहते हैं, ये गुजरात ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गुजरात है करेक्ट आंसर। गोवा में इससे पहले हुआ था, और वो जो क्या कहते हैं उसको प्रमाण पत्र दिया जाने वाला ये पहला शायद राज्य में था। हाँ, इस तरीके से कुछ था, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग ज़रा क्लियर कर दीजिएगा इसे। RBI के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है? तो RBI के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब जो बना है ये है आपका गुजरात। कौन है? गुजरात। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान बीमीय सूत्र नहीं है? तो समान बीमीय सूत्र आपका नहीं होगा बल और दाब का। बल का बीमीय सूत्र होता है MLT-2, वहीं दाब का होता है बीमीय सूत्र ML-1T-2। ठीक है, तो इसीलिए दोनों का समान नहीं होगा। बाकी कार्य और ऊर्जा का समान होगा। कार्य का होता है ML2T-2। आवेग एवं संवेग का भी सेम ही होगा। नेक्स्ट है 17 नंबर, कोयले का जलना डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समस्थानिकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं होगा। बात करते हैं कि क्यों नहीं, तो देखिए सत्य आपसे पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं समस्थानिक का, तो समस्थानिक वैसा परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। और समस्थानिकों के रासायनिक गुण जो होते हैं वो समान होते हैं। वहीं ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं का परमाणु भार समान होता है किंतु परमाणु संख्या अलग होता है उसको समभारिक कहते हैं, और समभारिक के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इसीलिए आपका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया हुआ है कि सयानता ठोस, द्रव और गैस का गुण है। एक आदर्श तरल की सयानता शून्य होती है, ताप बढ़ने पर द्रवों की सयानता बढ़ जाती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल और केवल आपका 2। बात करते हैं कि सयानता केवल द्रव एवं गैस का गुण है, ठोस का नहीं, और ताप बढ़ाने पर द्रवों की सयानता घट जाती है और गैसों की सयानता बढ़ जाती है। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा, यह नियम है। तो यह जो नियम है वो नियम किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का नियम। न्यूटन का शीतलन का जो नियम है, शीतलन के नियम की बात करें तो इसमें किसी वस्तु में विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय होने की दर उस वस्तु और वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती होता है। वहीं स्टीफन की अगर हम बात करें तो किसी वस्तु की इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर E इसके परम ताप T के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। E यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T/4 के।
तो अंधेरे कमरे में यदि एक काली और सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी। ये किरचॉफ का नियम है। 21 नंबर प्रश्न है कि किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो 0 होता है। किसी खोखले पर आवेश दिया जाता है तो यह आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर चला जाता है और भीतरी पृष्ठ पर आवेश नहीं रहता है। ठीक है, आगे देखिएगा 22 नंबर प्रश्न को। पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो पॉजिट्रॉन पर धनात्मक आवेश होता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटीकण है और इस पर आवेश प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, जिसके खोजकर्ता एडर्सन है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग जो निश्चित होता है वो तरंगदैर्घ्य द्वारा। किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था वो फर्मी ने बनाया था। आइंस्टीन की बात करें तो सापेक्षता का नियम आइंस्टीन ने दिया था। न्यूटन जो है वो गुरुत्वाकर्षण का नियम, और रदरफोर्ड तत्वों के नाभिक की खोजकर्ता रदरफोर्ड। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक सेल का उदाहरण आपका जो है इसमें से सीसा संचायक सेल नहीं होगा। सीसा संचायक सेल जो है ये द्वितीय सेल का उदाहरण है, और द्वितीय सेल वैसे सेल को कहा जाता है जिसे बार बार चार्ज कर उपयोग में लाया जाता है, और प्राथमिक सेल केवल एक बार ही उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कि लेंस की गोलाई बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी घट जाना, लेंस की क्षमता बढ़ जाना उपयुक्त कारण संबंधित है। तो ये सभी आपका जो संबंधित है वो निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, दूर दृष्टि दोष का कारण होता है लेंस की गोलाई का कम हो जाना। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना और लेंस की क्षमता घट जाती है। इसे रोग में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है? तो कार्बनिक मिश्रण को भाप आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से अलग करते हैं, और इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण और दूसरा भाग संघनन कहलाता है। और जिस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो और दूसरा नहीं, इस विधि को जैसे कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रोसिन ये सभी अलग करती है। और वर्ण लेखन विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता अलग अलग होती है। तो आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया डी। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है तो वो है क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। बात करते हैं अगर फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन जो है यह विद्युत ऋणात्मक सर्वाधिक होती है इसका। निम्न में से किन तत्वों के यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो क्लोरीन में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। किसमें? क्लोरीन में। केवल फ्लोरीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं। कपूर में वायु का विलयन उदाहरण है। तो कपूर में वायु का विलयन उदाहरण है ठोस में गैस का विलयन। ऑप्शन नंबर सी। मिलेराइट अयस्क है। मिलेराइट अयस्क हो जाएगा किसका? निकेल का। मिलेराइट अयस्क है निकेल का। अगर हम बात करते हैं क्रोमाइट का, सॉरी क्रोमियम दिया हुआ, क्रोमियम किसका अयस्क है? तो क्रोमियम क्रोमाइट का अयस्क है। ठीक है। कोबाल्ट स्मेल्टाइट का अयस्क हो जाएगा कोबाल्ट, और केसिटेराइट टीन का अयस्क है। मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो मक्खन कोलाइड जब बनेगा जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो टेफ्लॉन का सामान्य नाम पूछा गया है तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 34 नंबर प्रश्न है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ जो होगा वो आपका ग्लिसरॉल ट्राइनाइट हो जाएगा, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? दिया है कि आयनिक यौगिक के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। ये सही है। आयनिक यौगिक का जलीय गोल विद्युत का सुचालक होता है, ये भी सही है। इसकी आयनन की मात्रा उच्च होती है, ये गलत है। इसमें जो है आयनिक यौगिक के क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसका आंसर आप
मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है मेरे को क्वेश्चन। एक मिनट सॉरी, आपसे विकल्प औषत्य पूछा गया है। दैट मीन्स आयनिक यौगिक के द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, यही कथन गलत है। देखिए, आयनिक यौगिक के क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं, क्या निम्न नहीं होते हैं? मुझे लगा मैं उच्च पर ही हूँ, सॉरी मिस्टेक हो गया, उच्च होगा। बाकी अभी आपका सभी सही है, ठीक है। थोड़ा सा हो जाता है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। नेक्स्ट है कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, यह कथन है। तो केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, ये जो कथन हो जाएगा आपका स्ट्रासबर्गर का। किसका? स्ट्रासबर्गर का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी उपकरण या गोल्जी गाय का खोज किया, गोल्जी काय का। और प्रोटोप्लाज्मा मत मैक्स सुल्ज ने दिया था और बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, अच्छा इसका खोज किसने किया था? जीव द्रव का एक बार बता दीजिएगा। जीव द्रव जो यहाँ पे दिया हुआ है, जीव द्रव का खोज किया था डुजार्डिन ने। किस जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे से सेड्रस तेल निकाला जाता है? तो सेड्रस तेल जो है ये देवदार के वृक्ष से। ऑप्शन नंबर बी। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकलता है और जूनीपेरस की लकड़ी से सेड कास्ट का तेल प्राप्त होता है, सेड कास्ट का। अंगूर में किस प्रकार का अपस्थानिक जड़ पाया जाता है? तो इसमें मणिकामयी जड़ें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। अंगूर में मणिकामयी जड़ें पाई जाती है, अपस्थानिक जड़ पाई जाती है, ठीक है। शकरकंद में कांदिल जड़ें पाई जाती है, डहलिया में पुलांकित जड़ें पाई जाती है और आम हल्दी में ग्रंथिल जड़ें पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प का सहायक अंग है। तो पुष्प का सहायक अंग दलपुंज होगा। दलपुंज एवं बाह्य दलपुंज पुष्पों का सहायक या अनावश्यक भाग है, वही पुमंग एवं जायांग पुष्प का आवश्यक भाग होगा। 40 नंबर है, निम्नलिखित में असत्य विकल्प का चयन करें। खरगोश में जो होता है गुणसूत्र 44, कबूतर में 82, यही स्टेटमेंट आपका गलत है। कबूतर में 80 होता है, चिंपैंजी में 48, मेढक में 26 होता है। किस संघ के जीव का उत्सर्जन फ्लेम कोशिका द्वारा होता है? तो फ्लेम कोशिका द्वारा उत्सर्जन जो होता है वो संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस का। संघ के जीव उत्सर्जन फ्लेम कोशिका द्वारा संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है। अगर स्लेंट्रेटा की बात करें तो इस संघ में जीवों का उत्सर्जन सीधे कोशिका द्वारा होता है और एनिलिडा संघ के जीवों का उत्सर्जन ब्रिक के द्वारा होता है और एस्केसमेल्थिन संघ के जीवों का उत्सर्जन प्रोटोनोफ्रीडिया के द्वारा होता है। तो आंसर आपका सी जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कण यानी आरबीसी का मृत्यु स्थल है। तो आरबीसी का मृत्यु स्थल हो जाएगा लीवर एवं प्लीहा दोनों। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। प्लीहा भी बोलते हैं इसको, प्लीहा दोनों में होता है, यकृत एवं प्लीहा दोनों में होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। मेरुज यानी स्पाइनल कॉर्ड के संबंध में कौन सा विकल्प औषत्य है? दिया है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कि यह प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य करता है, ये सही है। मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का संवहन करना, ये भी सही है। प्रत्यावर्ती क्रिया का पता सर्वप्रथम लैंगली ने लगाया, ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, क्योंकि प्रत्यावर्ती क्रियाओं का सर्वप्रथम पता जो है यह लगाया था मार्शल ने। किसने? मार्शल ने। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा सबसे पहले लैंगली ने 1921 में प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य जो है वो विटामिन डी का संश्लेषण करना नहीं है। विटामिन सी का निर्माण कार्बोहाइड्रेट द्वारा होता है और वहीं विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। संबंधित रोग निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष है। तो ये 1997 से 98 हो जाएगा। संबंधित रोग निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ 1997 से 98 है। नेक्स्ट 46 नंबर है, रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रामानुज ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा आपका टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस से हो जाएगा। गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइड नामक पुस्तक के लेखक आपका आर.के. नारायण हो जाएंगे, आर.के. नारायण। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक तो बहुत सारी है, जिसमें कुछ कुछ देख लीजिए। चित्रगंधा हो जाएगा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंगरी, स्टोन्स गोरा, चंडालिका, क्रिसेंट मून, द कोर्ट डांसर,
पोस्ट ऑफिस किंग और डार्क चैम्बर ये सभी रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। मुल्क राज आनंद की जो पुस्तक हो जाएगा उसमें आपका कूली होगा, कन्फेशन ऑफ अ लवर, उसके बाद अ डेथ ऑफ अ हीरो, द बिग हार्ट, सैमन सन्सर्स। उसके बाद कुलदीप नैयर की पुस्तक का नाम है जजमेंट, डिस्टेंट नेवर, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। उसके बाद है एक इन जेल है, फिर इंडिया आफ्टर नेहरू है, और आर के नारायण की जो है द डार्क रूप है। उसके बाद मालगुंडी डेज है, गाइड माई डेज, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, पेंटर ऑफ साइंस, ये सभी जो है वो आर के नारायण की है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है। तो मूल इसमें से एनएनपी राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जो है एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं। किसको? अप्रत्यक्ष कर को। तो इसका करेक्ट आंसर आपका अप्रत्यक्ष कर हो गया। नेक्स्ट है हवाला क्या है। तो हवाला जो हो जाएगा वह एक विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार होता है, हवाला। ठीक है। 50 नंबर है देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित समिति है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 50 नंबर का, तो 50 नंबर में है आंसर आपका ऊषा थोराबट समिति, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नचिकेत मोर समिति जो है ये निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायियों को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु है। और दीपक मोहती समिति जो है ये वित्तीय समावेशन की मध्यावर कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से है। और उर्जित पटेल समिति मौद्रिक नीति ढांचे के विश्लेषण करने एवं उसको सशक्त बनाने के लिए है। तो इसलिए आंसर आपका ऊषा थोराट समिति हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो आपका जेपी जोशी धौलावीरा के उत्खनन से संबंधित है। शून्यतावाद दर्शन संबंधित है। तो शून्यतावाद दर्शन संबंधित है आपका बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से है। अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। तो अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत आपका स्वयं नियंत्रण हो जाएगा। क्या है? स्वयं नियंत्रण। अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत स्वयं नियंत्रण है। वही साधुता, मृदुता, पवित्रता और सत्यवादिता, दान, दया, कल्याण, ये सभी अशोक के धम्म के गुणों को बताता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ। नेक्स्ट है कि उस कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है और इसका उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर था। तो देखिए इसमें जो आंसर आपका पूछा गया है कि कौन सा कथन गंधार शैली के संदर्भ में सत्य है। तो गंधार शैली के बारे में अगर सत्य की बात करेंगे तो 1, 2, 3 तीनों कथन आपका सत्य है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा की गई है। तो मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा की गई है ग्वालियर अभिलेख में। किसमें? ग्वालियर अभिलेख में। मालवा नरेश यशोबर्मन की उपलब्धियों की चर्चा जो है वो मंदसौर अभिलेख में है। और बंगाल सेन वंशीय शासक विजय सेन की उपलब्धियों की चर्चा देवपारा अभिलेख में है। और एहोल अभिलेख की बात करें तो इसमें चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन है, जिसके रचयिता रवि कीर्ति हैं। नेक्स्ट 56 नंबर है कि भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया गया था। तो भारत में इक्ता चलाया गया था सबसे पहले मोहम्मद गौरी के द्वारा। सबसे पहले इक्ता प्रथा मोहम्मद गौरी ने चलाया और भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाने जाने का श्रेय मोहम्मद गौरी को प्राप्त है। वहीं इक्ता व्यवस्था व्यापक पैमाने पर विस्तार इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था और मोहम्मद गौरी का प्रथम इक्तेदार कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। हुमायूं का मकबरा का शिल्पकार कौन था? तो हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार जो था वो मिर्जा गियास बेग था, मिर्जा गियास बेग। और अताउल्लाह तथा हंसपंत राय बीवी के मकबरा का शिल्पकार था। उसके बाद वही उस्ताद ईसा ताजमहल की रूपरेखा भी तैयार की थी। निम्नलिखित को उसके शासन काल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिया है बाजीराव का। बाजीराव प्रथम का शासनकाल 1720 से लेके 40 तक था। ठीक है। और बालाजी विश्वनाथ जो थे इनका शासनकाल 1713 से 20 था। तो पहला तो आपका यही हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका यही हो जाएगा। 3 वाला ऑप्शन देखिए ना किस में है, इसी में तो है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बालाजी बाजीराव, इसका कार्यकाल 1740 से 61 था। और नेक्स्ट आपका है माधव राव का, तो इनका 1761 से लेके 72 तक था। तो आंसर आपका सी जो है वो करेक्ट हो गया। कोलाचेल का युद्ध कब हुआ था? तो कोलाचेल का युद्ध जो हुआ था
ये 1741 में हुआ था। कोलाचेल का युद्ध त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और डजो के बीच, इसमें मार्तंड वर्मा की जो है वो जीत हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति लाहौर की संधि के साथ हुई थी। 1845 से 46 में आंग्ल सिख युद्ध हुआ और इस युद्ध की समाप्ति 1846 में लाहौर की संधि से होता है। वहीं भैरोवाल की संधि की अगर हम बात करें, भैरोवाल की संधि तो ये दिसंबर 1846 में हुआ और इसके तहत राजा दलीप सिंह के वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना को लाहौर में तैनात कर दिया गया। और अमृतसर की संधि 1809 में रणजीत सिंह एवं चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुआ था। भूमकाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गुड्डाधुर था, गुड्डाधुर। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर है। 1910 में छत्तीसगढ़ के बस्तर गुंडाधर के नेतृत्व में हुआ था। और चुआरो विद्रोह पूछे, चुआरो विद्रोह याद रखिएगा 1768 में बंगाल में हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता दलभूम कैलापाल डोलका बाराभूम थे। ठीक है, ये सभी थे। असत्य विकल्प का चयन करें, तो दिया है कि वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन पंडित रामाबाई। देखिए यही कथन आपका असत्य है, क्योंकि विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर ने किया था और पंडित रामाबाई आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। आर्य महिला सभा की स्थापना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बी हेंडागावर सही है। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार था, तो गांधी जिन्ना वार्ता का असफल होने का कारण CR फॉर्मूला था, CR फॉर्मूला। 1882 में गठित हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था? तो हंटर आयोग का उद्देश्य था शिक्षा का विकास। वहीं भूमि संबंधी विवेचना 1852 ईस्वी में गठित इनाम आयोग का था, इनाम आयोग। और जिसके गवर्नर थे, उस समय गवर्नर थे जनरल डलहौजी। ठीक है, भूमि संबंधी विवेचना जो 1852 में इनाम आयोग में हुआ था। और टकसाल संबंधी सुझाव 1893 में गठित हर्सेल आयोग द्वारा किया गया था। पुलिस कार्य पद्धति पर विचार के लिए 1902 ईस्वी में फ्रेजर आयोग गठित की गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 65। चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था, तो भावरा में चंद्रशेखर आजाद का जन्म होता है। भांगा पंजाब में 1907 में। भगत सिंह का जन्म होता है भांगा पंजाब में 1907 में। और चंद्रशेखर आजाद का जन्म होता है आपका भाबारा MP मध्य प्रदेश में 1906 में। ठीक है। खुदीराम बोस का जन्म होता है हबीबपुर बंगाल में 1889 में। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय 5 राज्यों में फैला हुआ है। देखिए भारत में हिमालय का विस्तार 11 राज्यों में है। ठीक है। पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, नहीं, पश्चिमी घाट का विस्तार 6 राज्यों में है। आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर जो है वो केवल और केवल 3 सही है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, यही सही है, बाकी दोनों गलत है। यन्ना जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो यन्ना जलप्रपात जो है यह आपका अवस्थित है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। असत्य विकल्प का चयन करें। दिया हुआ है 68 में कि कुंडा परियोजना कुंडा नदी पे, गंगा सागर परियोजना गंगा नदी पे। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, देखिए गंगा सागर परियोजना गंगा नदी पर, ये गलत है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर है। कोयना आपका कोयना नदी पर है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है? चंडीगढ़ में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या दिल्ली में है, वहीं सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशतता जो पूछे वो चंडीगढ़ में है। और सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी है। NH53 जोड़ती है, तो NH53 जो है ये जोड़ती है आपका हजीरा से पाराद्वीप को। हजीरा से पाराद्वीप को 71 का डी आंसर करेक्ट है। दिल्ली से चेन्नई पूछा जाए तो NH48 है। NH48 दिल्ली से चेन्नई। जोरवाट से शिलिंग का आपका हो जाएगा, जोरवाट से शिलिंग NH6। और आपका संगरूर से अंकोला हो जाएगा NH52।
मक्का में व्हाइट बर्ड रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जो होता है ये आपका जस्ता की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? तो कोसी की सहायक नदी खोन नदी नहीं है। खोन नदी जो है वो रामगंगा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित दर्रा को उसके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए थाल घाट का पूछा जाए तो 580 हो जाएगा थाल घाट का, पाल घाट का आपका हो जाएगा 305, भोर घाट का है आपका 630 और सेनकोटा का हो जाएगा 280। तो अब क्रम से आपको सजाना है अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम का मतलब हो जाएगा सबसे ऑप्शन नंबर बी 2 1 4, 2 सबसे पहले 630 वाला सबसे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। निम्नलिखित में कौन सा घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है? तो दक्षिण के अफ्रीका के घास के मैदान को विल्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल्ड। डांस ऑस्ट्रेलिया का है, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका का और स्टेपी मध्य एशिया का है। ठीक है, और ये सभी जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। नेक्स्ट है औसत विकल्प को चुने। बाल्को की स्थापना जो हुआ था, बाल्को आपका हो जाएगा सोवियत संघ की सहायता से, नाल्को फ्रांस, माल्को इटली, इंडाल्को यूएसए। तो इसमें अगर आपसे पूछा गया है कि औसत विकल्प चुने तो डी आपका इंडाल्को यूएसए आपका औसत है। इंडाल्को कनाडा के सहयोग से बना है, वही हिंडाल्को यूएसए के सहयोग से, हिंडाल्को यूएसए के सहयोग से। रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो रियांग जनजाति का संबंध हो जाएगा त्रिपुरा से। कहाँ से? त्रिपुरा से। ढकनी किस राज्य का नृत्य है? तो ढकनी जो है ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है ढकनी? अरुणाचल प्रदेश का। कोरिंगा कक्ष वनस्पति किस राज्य में है? कोरिंगा कक्ष वनस्पति जो है यह आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था ये 1977 से 78 में, 1977 से 78। ऑप्शन नंबर बी। 81 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यक के हितों को लेकर एक समझौता होगा। और दूसरा है कि युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने हुए प्रतिनिधि तथा रियासती के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कौन सा कथन औसत्य है? तो इसमें जो है इनमें से कोई नहीं औसत्य है, क्योंकि क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। और चर्चिल ने 11 मई 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। 82 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा में कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था आपके के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी थे संचालन समिति के अध्यक्ष। प्रक्रिया नियमन समिति, संचालन समिति और राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्य संबंधों समिति के अध्यक्ष जे.बी. मावलंकर थे। सदन समिति के पट्टाभी सीतारमैया थे और कार्य संचालन समिति के के.एम. मुंशी थे। 83 नंबर है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल नंबर 7 में यह वर्णित है। नागरिकता का अधिकार आपको याद होगा उसी में दिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये आपका कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय संबंधित प्रावधान कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने किस वाद में प्रावधान किया कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है? तो इसे इंदिरा गांधी साहनी बनाम भारत संघ 1992 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का दर्शन निहित होता है। तो भारतीय संविधान का जो दर्शन होता है ये निहित होता है आपका नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के तहत परिहार है, तो वो हो जाएगा आपका सजा की मात्रा को बदलना। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति 5 प्रकार के क्षमादान की शक्ति को कर सकता है। एक तो लघुकरण, दूसरा विराम जो है विराम में विशेष परिस्थिति की वजह से सजा कम करना, और एक विशेष परिस्थिति की वजह से सजा को कम करना विराम हो जाएगा, प्रविलंबन हो जाएगा, और एक है क्षमा, पूर्णतः माफ करना। नेक्स्ट है महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। तो महाधिवक्ता का जो कार्यकाल होता है
वो याद रखिएगा कि महाधिवक्ता का कोई कार्यकाल नहीं होता है, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और इसकी चर्चा 165 में है। आंसर आपका डी हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है कि अनुच्छेद 221 संबंधित है राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना, नहीं। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ये भी नहीं होगा। संसद द्वारा न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण, यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? 90 नंबर दिया हुआ है कि संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 363 सही है। उसके बाद संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323, ये भी सही है। प्रकीर्णन अनुच्छेद 369 से 92, ये आपका गलत है, ये 361 से 67 हो जाएगा, 361 से 67 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 369 से 92 में जो है वो वही अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध की चर्चा है। 92 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा महासचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो लोकसभा के महासचिव संसद का अस्थायी अधिकारी होता है, ऑप्शन नंबर सी। अस्थायी जो दिया हुआ ये गलत है, क्योंकि वो अस्थायी होता है। नर्मदा जल विवाद अधिकरण की स्थापना वर्ष हुई? तो नर्मदा जल विवाद की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1969 में, ठीक है। और रावी ब्यास जल विवाद 1986 का है। वंशधारा और मांडवी जल विवाद 2010 का है और द्वितीय कृष्णा जल विवाद 2004 का है। मलयालम की शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2013 में। तमिल को 2004 में मिला, तमिल को 2005 में दिया गया है, संस्कृत को, और तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, और उड़ीसा को 2014 में, उड़ीसा को 2014 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा ही बचा हुआ, इसे फटाफट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका 94 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति की स्तुति को न्यायिक समीक्षा के दायरे में किस संशोधन के तहत लाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। भूरिया समिति का गठन हुआ था, तो भूरिया समिति का गठन 1994 में की गई थी और यह अपना रिपोर्ट 1995 में सौंपी थी। किसके लिए? अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए, ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं का योगफल, ये मैथ का प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा। आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर 3 हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका डी 11/3 और 98 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 225। 99 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ए हो जाएगा, ए, ठीक है। और 100 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सी, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि क्यू टाइप्स का है, बनाना है आपको, बना लीजिएगा। बाकी इस प्रैक्टिस सेट को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कर दे, थोड़ा सा शेयर कर दे, अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।